Hello bachas, कैसे हो आप लोग सब? This is Arjman Akhtar from the team Red Fight and here we will study civics of class 7. I hope you all remember हमने civics में एक chapter start किया था. That is क्या था chapter का नाम? On equality. अब याद आया? On equality हमने एक chapter start किया था. 2 classes हम given कर चुके हैं इसमें. मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि हमारा इंडियन डेमोक्रेसी में इक्वालिटी का क्या मतलब होता है, लेकिन इक्वालिटी को पहचानने के लिए बच्चों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ और फैसिलिटीज दी है ना. एक टॉपिक है हमारा द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी. इक्वालिटी को रिकॉग्नाइज करना, जो हमारा एक ऑन इक्वालिटी का पूरा एक पोडियम, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेक्ट है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी, है ना. तो वो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी जो एक पूरा का पूरा सेक्शन है, वो हमें कुछ फैसिलिटीज देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान कुछ फैसिलिटीज देता है, कुछ मैं कह सकते हैं एडवांटेजेस देता है, जिसके थ्रू हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत स्ट्रांगली कह सकते हैं कि हम इक्वल हैं बाकी सबसे. लेकिन ये स्ट्रांगली हम कैसे कह सकते हैं? कुछ तो ऐसा कोई तो ऐसी पहचान है, वो पहचान, वो कुछ रिकॉग्नाइजेशन, वो कुछ एक्ट्स, वो कुछ अलग अलग लॉज या कुछ ऐसे परमिशन राइट्स जो हमें प्रोवाइड होते हैं बाय द सोसाइटी, वो फैसिलिटीज जो हमें सोसाइटी प्रोवाइड करती है, जिससे कि हम इस टर्म को क्लासिफाई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी. सो लेट गेट स्टार्टेड. आज हम लोग वही देखेंगे. इसका सबसे पहला टॉपिक और बहुत आसान सा पहला राइट है हमारा. आप लोग सबने बहुत बार ये बात सुनी होगी, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ. हर इंसान लॉ के सामने बराबर है. ठीक है, लॉ की नजरों में हर इंसान बराबर है. अगर हम लोग बात करें न्याय की, लॉ, हमारे लॉ सिस्टम की, तो हमारे लॉ सिस्टम की नजरों में एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल, मतलब एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ. हर इंसान बराबर है लॉ सिस्टम की आंखों में, लॉ सिस्टम की नजरों में. ठीक है, कैसे? आपको याद है बच्चों, जब आप बहुत सारी मूवीज देखते हो, आप एक फिगर देखते हो. कोई भी कोर्ट सेशन अगर मूवी में आपने देखा होगा, किसी कोर्ट में अगर कोई मूवी का सीन हो रहा, तो उसमें एक औरत रहती है तराजू ली हुई, और वो तराजू दोनों तरफ से बैलेंस रहता है और उसकी आंखों में ब्लाइंड फोल्ड रहता है. उसका क्या सिंबल है? वो स्टैचू जो वो क्या सिंबलाइज करता है? जस्टिस. क्या है? बराबर. जस्टिस मतलब न्याय हर के लिए बराबर है, इक्वल है. ठीक है, वो क्या कर रहा है? इक्वालिटी शो कर रहा है बच्चों, कि न्याय सभी के लिए बराबर है. ऐसा नहीं कि आप एक तराजू में पैसा रख दो तो न्याय ऊपर चला जाएगा, एक तराजू में बुक्स रख दो तो न्याय नीचे चला जाएगा. नहीं, उस तराजू बैलेंस रहती है. वो जो वेविंग बैलेंस होता है, वेविंग जो स्केल उसमें होता है, जिसे हम लोग हिंदी में ठेठ लफ्ज में तराजू कहते हैं, वो क्या कहता है? बिल्कुल बराबर होता है. तो वो हमें क्या समझाता है? कि न्याय सबके लिए, जस्टिस सबके लिए इक्वल है, बराबर है. तो हमारे जुडिशरी सिस्टम, हमारा जो लॉ सिस्टम है, सॉरी नॉट द जुडिशरी सिस्टम, हमारा जो लॉ सिस्टम है, उसके अतिरिक्त हर इंसान लॉ के सामने, लॉ के नजरों में बराबर होता है. इसका मतलब अगर मान के चलो आपके साथ कुछ बुरा होता है, आपने केस करा, लेकिन जिसके खिलाफ आपने केस किया है वो कोई पॉलिटिकल लीडर है और आप कोई नॉर्मल आम इंसान हो, आप लोग दोनों कोर्ट के सामने प्रेजेंट हुए, तो उस टाइम पीरियड में जो कोर्ट का जो जस्टिस, जो ओनर होते हैं, जिसे हम लोग मजिस्ट्रेट कहते हैं, या जज जिसे हमने कहते हैं, जज साहब, और 2 लॉयर्स होते हैं जो आपका केस लड़ रहे होते हैं. बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रही हूँ. तो ये हर कोई मूवीज में ये सब सेशन देखता है. उस जो जज होते हैं ना, उसकी नजरों में तुम लोग दोनों, मतलब कि हम, वो जो इंसान, जो एक आम इंसान है, और वो जो दूसरा जिसके खिलाफ केस हो, जो एक पॉलिटिकल लीडर है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस कोर्ट सेशन में वो पॉलिटिकल लीडर नहीं, वो भी एक आम इंसान है और वो भी एक आम इंसान है. ठीक है, और वो लोग दोनों को इक्वली देखा जाएगा. वहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? एविडेंस इंपॉर्टेंट होते हैं कि कल्प्रेट कौन सा है. ठीक है, कल्प्रेट कौन है, उसको सजा दी जाए. इसका वहां पर इसलिए केस में ज्यादा उसके फेवर में केस इसलिए नहीं अच्छा, क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर है, वो बड़ा आदमी है, तो फैसला उसके हक में कर दो. क्योंकि एक आम इंसान है, बिल्कुल गरीब है, ये हमें कोई फायदा नहीं पहुंचागा, इसको कुछ मत दो. नहीं, वहां पे इक्वालिटी उसे शो करनी है. वहां पे इक्वालिटी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट दिया है हमें, ये क्या दिया? फैसिलिटीज दिया कि वी ऑल आर इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ. हम सब न्याय की नजरों में बराबर है, लॉ की नजरों में बराबर है. ठीक है, तो अगर आपके साथ कहीं पे बुरा होता है और बुरा करने वाला कोई पावरफुल इंसान है, तो जब आप उसके खिलाफ कहीं पे कोर्ट में अगर केस करते हो या कहीं पे भी आप बोलते हो जा करके, तो वहां पर वो आप लोग दोनों को इक्वली देखेगा, कम ज्यादा नहीं देखेगा कि किसके पास ज्यादा पावर है, किसके पास ज्यादा पैसा है. ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि हमारी संविधान हमें ये अधिकार नहीं देती. हमारी संविधान सबको इक्वल मानती है. दूसरा,
दूसरा क्या प्रिविलेजेस हमें मिलते हैं, दूसरा क्या फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करता है। द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी जो सेक्शन है वो सेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजियस सिस्टम, प्लेस ऑफ बर्थ या फिर मेल और फीमेल। मतलब क्या है बच्चों, लंबा चौड़ा लाइन था ना, चलो समझा देती हूँ। इसका मतलब ये है बच्चों कि किसी भी इंसान को हम डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी रूल का हो, किसी भी जगह का हो, गांव का हो या शहर का हो, किसी भी रेस का हो, गोरा हो, काला हो, पतला हो, मैटर नहीं करता, वो भी बराबर है। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, किसी भी जगह से आया हो, कोई भी जगह उसका बर्थ प्लेस हो, कहीं भी उसका जन्म हुआ हो, या फिर वो एक औरत हो या मर्द हो, जरूरी नहीं कि उसका कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जैसे मान के चलो बहुत सारे गांवों में क्या होता है, मेल डोमिनेटिंग होती है, मतलब कि वहां पे मर्दों को ज्यादा प्रिविलेज दी जाती है बशर्ते कि औरतों को नहीं। अभी भी हमारे सोसाइटी में बच्चों बहुत जगह ऐसे होती हैं कि दुल्हनों को पल्लू ढक के रहना होता है और मर्द खुले सांड के जैसे घूम रहे, और औरतों को नहीं ऐसे करना। औरतों को क्या होता है, पल्लू के नीचे रहना होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें एक बाउंड्री में रहना होता है। वाई दे हैव टू बी इन अ बाउंड्री? उनके लिए क्यों बाउंड्री? क्योंकि तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ये नहीं दिया, वी बोथ आर इक्वल, मेन और विमेन, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन हमारे घर में भी एक लाइन बना दी जाती है औरतों के लिए, एक हद बना दी जाती है औरतों के लिए। मर्द और औरत में बहुत ज्यादा भेदभाव होते हैं, लेकिन हमारी सरकार, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान ये भेदभाव नहीं करता। उसे ये भेदभाव करने का इजाजत ही नहीं है, वो ये नहीं कर सकता और कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन हर कोई इस बात को समझता नहीं है। अब मान के चलो हम किसी दुकान पे गए, ठीक है, हम किसी शॉप में गए, मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम हो, या मैं मुस्लिम हूँ, अगला इंसान हिंदू, अगला इंसान क्रिश्चियन है, हम तीनों एक दफा गए कहीं पे कुछ खरीदने के लिए, लेकिन हमें इस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कि मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे पहले मिल गया, जबकि वो बंदा पहले आया, लेकिन जो क्रिश्चियन है उसे बाद में मिला, जो हिंदू उसको बिल्कुल लास्ट में मिला। या फिर मैं मुस्लिम हूँ, मुझे बिल्कुल लास्ट में दिया, हिंदू को सबसे पहले दिया, क्रिश्चियन को भी उसके बाद में दिया। उसने क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस। तो ये नहीं कर सकते, ये गलत है, ये इलीगल है, ये क्राइम है बच्चों, ठीक है। और जैसे मान के चलो बर्थ में मैंने कहा, तो बहुत सारे लोग ना गांव के बहुत पिछड़े तबके में पैदा होते हैं, वो आते हैं तो देखते हो आप शहर के लोग में क्या भेदभाव, हम ही लोग अपने सोसाइटी में भेदभाव करते हैं। अरे वो तो गांव से आया है, उसे तो कुछ पता नहीं होगा, अरे वो तो शहर का है, फिरंगी बाबू होंगे। हम उनमें भेदभाव करके उनके साथ अलग अलग तरह का व्यवहार करते, अलग अलग तरह से जीते हैं। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अब मान के चलो हमने ना औरतों के लिए एक बाउंड्री सेट कर दी, एक जगह बना दी है, क्या भाई उन्हें बस जब तक उनकी शादी नहीं होती उन्हें अपने फादर की बात सुननी है, उसके बाद उन्हें अपने हस्बैंड की बात सुननी है, उनका काम है सिर्फ घर में रहना, खाना बनाना। ये बहुत घरों का ये स्टोरी है, लेकिन बहुत सारे घरों में मेन एंड वुमेन आर इक्वल, वो भी जॉब करने जा सकते, उन्होंने भी पढ़ाई की। बहुत जगह तो औरतों को पढ़ने की भी आजादी नहीं होती, बहुत सारे गाँव में मर्दों को पढ़ने की आजादी होती है, औरतों की नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल। क्योंकि वो मेल है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो फीमेल है वो नहीं पढ़ सकती, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं लड़का और लड़कियों में, हम अपने क्लासरूम की अगर एग्जांपल है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सुंदर लड़के लड़कियों फेलोज को अपना फ्रेंड बनाते और जो सुंदर नहीं होती उनको अपना फ्रेंड नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता नहीं होता कि हम वो नहीं कर सकते। दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रेस। बहुत ज्यादा जगहों पे देखना, अगर कोई बहुत ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन बहुत ज्यादा गुड लुकिंग नहीं है तो उसे मौका नहीं मिलता, और जो गुड लुकिंग है लेकिन बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं उसे मौका मिल जाता है। अगर ये कहीं पे हो रहा है बच्चों तो ये क्या हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। रेस मतलब वो ज्यादा गोरा, ज्यादा स्मार्ट है, इसके लिए उसके साथ अच्छा किया जा रहा है, जो नहीं उनके साथ अच्छा नहीं किया जा रहा है। तो ये क्या गलत है, ये लीगल नहीं है। ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड नहीं किया है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के नजर में इक्वल है, हम कहीं पे भी भेदभाव नहीं कर सकते। अब हम कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, हम स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, मैं बिल्कुल ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस की हूँ और मेरे बगल में जो वो जनरल क्लास का, मेरा एडमिशन नहीं हुआ बिकॉज आई एम ओबीसी, उसका एडमिशन हो गया क्योंकि वो जनरल क्लास का है। ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा यहाँ पर, कास्ट, रेस। क्योंकि मैं बहुत लोअर जाति से बिलोंग करती हूँ, मुझे एडमिशन नहीं मिला, लेकिन वो एक जनरल कास्ट से बिलोंग करता है तो उसे एडमिशन मिल गया। ये सब चीजें हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए। थर्डली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, एवरी पर्सन हैज एक्सेस
टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। बहुत पुराने ज़माने में बच्चों, बहुत पहले या अभी भी मुझे बहुत सारे जगहों पे अभी भी ये चीज़ फॉलो होती है, लेकिन पहले के ज़मानों में ज़्यादा होती थी कि हर इंसान को हर पब्लिक प्लेस पे जाने का अलाउंस नहीं था। बहुत ज़्यादा लोअर कास्ट ऐसे होते थे जिन्हें मंदिर जाना अलाउड नहीं था, जिन्हें कुआं का पानी पीना अलाउड नहीं था, जिन्हें किसी अच्छे वेल प्लेस जगह पे जाना अलाउड नहीं था। कोई राजा महाराजे का दरबार है तो वहां जाना अलाउड नहीं था। क्यों? क्योंकि वो गरीब थे, या बहुत कोई कहता है कि अलग अलग जाति में वो बटे हुए थे। जितने लोअर जाति के लोग थे उन्हें मंदिर जाना अलाउड नहीं होता था, उन्हें कोई पवित्र स्थल पे जाना अलाउड नहीं होता था। ऐसा बहुत जगह हुआ है ना, ऐसे हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे किस्से बच्चों जो होते थे ना। तो ये क्या गलत है? ये सब चीजें देखी गई, समझी गई, फिर ना कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट बनाया कि हर तरह के इंसान को, हर कास्ट के इंसान को, हर इंसान मतलब कोई भी मैटर नहीं करता कि वो क्या है क्या नहीं है, वो कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, वो कौन से जात का है, उसे हर पब्लिक प्लेस पे जाने का अलाउंस है, इजाजत है। वो कहीं चाहे जहां चाहे अपनी मर्जी से जा सकता है। हाँ, कुछ फॉर्म्स होते हैं, कुछ फैसिलिटीज, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन कहीं पे भी बैंड नहीं है कि आप नहीं जा सकते। अब मान के चलो अगर ऐसा कर दिया जाए कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ हिंदू जा सकते, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम जा सकते, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ वीआईपी पीपल जा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ मिडिल क्लास जा सकते हैं। अगर हम अपनी दुनिया को ऐसा बना लें तो मुझे लगता है दुनिया का कुछ ही हिस्सा हम लोग देख पाएंगे और बाकी सारा हिस्सा हमारे बड़े रईस और रिच पीपल देख पाएंगे। ऐसा होता ना अगर हमारे सिस्टम ऐसा बना होता तो। लेकिन हमारी सिस्टम कैसी बनी है कि कोई भी इंसान, किसी भी जात, किसी भी कास्ट, कोई भी इकोनॉमिकल स्टेटस, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, अच्छा दिखता हो, नहीं दिखता हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, वो फ्री है। ठीक है, ये है। फोर्थली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा अनटचेबिलिटी जो थी ना, उसको अबॉलिश कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। अब आपने क्या देखा, कंटिन्यूसली कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे लॉज बनाए जहां पे सब बराबर हैं, तो अनटचेबिलिटी वाला कोई सीन ही शॉर्ट नहीं है। अनटचेबिलिटी, छुआछात, पहले सबसे इंपॉर्टेंट था छुआछात। पहले तो हर जगह पे आपको छुआछात दिखेगा, अरे वो डोम कास्ट का है, अरे वो बहुत नीचे, अरे वो दलित कौम है उसको मत छुओ, अरे वो उस तरह का है उसको मत छुओ, अरे उसको तो वो बहुत नीचे जाति का है उसको मत छुओ, उसके घर में पानी मत पियो, उसके घर में खाना मत खाओ। ये सब चीज बहुत आम थी। अनटचेबिलिटी, छुआछात बहुत आम थी। और इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल हमारे BR अम्बेडकर हैं, जिन्होंने इस चीज को बहुत हद तक खत्म किया। ठीक है, आप लोग कभी आगे अगर फ्यूचर में पढ़ोगे क्लास 8 में तो आप लोग देखोगे कि BR अम्बेडकर ने क्या रोल प्ले किया है अनटचेबिलिटी को फिनिश करने के लिए। उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अनटचेबिलिटी सोसाइटी खत्म करने के लिए। उन्होंने पूरी मनुस्मृति का जो एक आइडियोलॉज किया था ना, उन्होंने पूरी मनुस्मृति ही एक बीच पोडियम में जला दी थी। जिस मनुस्मृति में सब चीजें लिखी थी ना, उनका कहना था कोई वेद या कोई स्क्रिप्ट हमें जिंदगी जीना नहीं सिखा सकती। वो हमें डिसिप्लिन दे सकती है लेकिन वो इंसानों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। तो ये चीज लोगों को समझाने के लिए कि इंसानियत सबसे ऊपर होती, जाति नहीं, उन्होंने मनुस्मृति को बीचों बीच में जला दिया था। तो यहाँ पर भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें यही बताना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने क्या किया, अनटचेबिलिटी को खत्म, अबॉलिश कर दिया। हर तरह के लोग हर जगह जा सकते हैं, हर कास्ट के लोग कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं, किसी भी जगह जा सकते हैं, कोई भी काम चुन सकते हैं, किसी भी जॉब में जा सकते हैं। ठीक है, कोई भी, बहुत लोगों को अब बहुत बार कहीं पहले ऐसा होता था कि हर कास्ट के लोग हर तरह का जॉब नहीं कर पाते थे, उन्हें अलाउंस नहीं थी। धीरे धीरे ये चीज खत्म होती गई, अनटचेबिलिटी को खत्म, छुआछात को अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, ये थी हमारी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी की कुछ फैसिलिटीज जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करती है, जो आज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। आई होप ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ नॉट, अगर किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो रही है बच्चों, कहीं पे भी थोड़ा सा भी मसला है, नहीं समझ आ रहा आपको कि क्या मैम बोल रही है, फील फ्री टू आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चन एट एनी टाइम। Okay, see you all in the next class. Till then बच्चों, stay safe. Don't forget to study at home. वीडियो को पूरा देखो, पढ़ने की कोशिश करो, थोड़ी बहुत तो पढ़ाई हो ही जाएगी। ओके बच्चों, be safe. See you in the next class. Bye bye.